गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका कक्षा 8वीं का वर्ग शिक्षक यादव शारदा प्रसाद आर, चकाला मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला। आज आपको हिंदी बाल भारती की पाठ 2 कहानी गीत सुनाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने। बच्चों, गीत एक छोटी सी कहानी है। इसके लेखक सलाम बिन रजाक है। प्रस्तुत कहानी में एक भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रजाक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख, शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष खुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत अदृश्य हो गए। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रजाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। आपका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। मैं काफी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिया। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है? मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। पुराने जमाने की बात है। मैंने कहानी शुरू की। कितनी पुरानी? वह बीच में बोल पड़ा। हम्म, मैंने कहा था ना, तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो सॉरी पापा, उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है। मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा, यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है 100-200 बरस पुरानी हो। अधिक से अधिक 1000-1200 वर्ष पुरानी भी हो सकती है, या फिर इससे भी ज्यादा। कहते हैं उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थीं, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था, जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। गायें बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियां काटते, और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिवान थे कुश्तियां लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते थे। खुशियां रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख न करते। कहते हैं बस्ती के पास ही
एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी, नन्ही मुन्नी, मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आंखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहानों को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। दिन गुजरते रहे, समय का पंछी काले सफेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए, मगर मन सिकुड़ने लगे। गोदाम अनाजों से भर गए, मगर नियतों में खोट पैदा हो गई। अब वे अपनी निजी जमीनों के अतिरिक्त दूसरों की जमीन पर भी नजर रखने लगे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। पहले वह मिल बांट कर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी हर चीज विभाजित होने लगी। खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर दिया। उनकी आंखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया और महफिलें उजड़ गईं। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी होने हुई। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है? ये क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए हैं? मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलिहानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती। मगर अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों के पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें। पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, मगर बजाय इसके कि वे मिल बैठकर सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई है। अब तो उनके दिलों की नफरत और भी गहरी हो गई। बच्चों बच्चों कहानी का शेष भाग अब अगले भाग में हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस कहानी को फिर से एक बार पढ़िए,
और ध्यान से सुनिए। गीत कहानी का शेष भाग अब हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुने और पढ़ें। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूटमार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय न रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बंट गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं और उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मूठों पर मजबूती से कसी हुई एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में कांप रहा हो। कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। पर नूचे हुए और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजर कर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। तलवारों की मूठों और बल्लमों पर कसी हुई मुट्ठियां तनिक ढीली हुई। वह गा रही थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि उनके सीनों में दिल तड़प उठे। आवाज धीरे धीरे बुलंद होती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी। उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़े, मुंह खोले, उसका गीत सुनते रहे, यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गईं और बल्लम मूर्छल बन गए। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से अनदेखी अनजान डोर से बनते चले गए। जैसे वह सब एक ही माला के मोती हो, जैसे वह एक ही माँ के जाए हो। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों में आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। जब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी, जंगल जंगल आवाजें दी, मिन्नतें की, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा हम सबके भी दिन फेरे। मैंने खा मैंने कहानी खत्म करके अपने बेटे की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी खत्म हो गई। उसने कहा, पापा, आपने कहा था कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ, मैंने कहा था और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तुम बड़े अच्छे बच्चे हो। अब सो जाओ।
मगर पापा, कहानी तो खत्म हो गई। मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ ना? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पापा, वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे वह गीत याद नहीं है बेटा। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा, मुझे वह गीत सुनाओ, वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा, यह कहानी झूठी है। कहानियां अक्सर काल्पनिक होती हैं। वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो। वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा। बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई। सच पापा? एकदम सच। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा। उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्द ही सो गया, मगर मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार बुलबुलाता रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा? शब्द वाटिका। परागंदा का अर्थ है अस्त व्यस्त, मूर्छल, मोर पंख का बना चंवर, अनुरोध, विनती या निवेदन, बोझिल, भारी, वजनदार, अभ्यस्त, इसने अभ्यास किया हो, निपुण हो, अपलक, एकटक। इस पाठ में 4 मुहावरे भी आए हैं। दिल तड़पना अर्थात बेचैन होना, आंखें फाड़ कर देखना, आश्चर्य से देखना, नजरों से ओझल होना, गायब होना, गले लगाना, प्यार से मिलना। बच्चों, स्वाध्याय में आपको कुछ प्रश्न हल करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बस्ती की विशेषताएं। इसकी 4 विशेषताएं आप पाठ पढ़ेंगे या मेरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इन खाली ओवल शेप का जो स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान, उसमें आपको भरना है। प्रश्न दूसरे में, पाठ में प्रयुक्त 2 हथियार जैसे भाले, बल्लम, तलवारें, ऐसे कुछ शब्द आए होंगे, वो यहाँ पर लिखना है। बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन में किस तरह के भाव आए, वो 2 भाव आपको इसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। परी ऐसी थी। यहाँ पर परी की विशेषताएं लिखनी है, परी किस तरह की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, कारण लिखो। बस्ती के आसपास की जमीन उपजाऊ थी, उसका क्या कारण था? इस तरह से 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसके चारों के कारण लिखना है आपको। फिर उचित जोड़ियां मिलाओ। शक्तिवान जो भी होगा उसका उत्तर इस खाली बक्से में लिखना है, बॉक्स में लिखना है। उसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से आप अच्छी बातें सीखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।